तो बच्चों में आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल की इस प्रारंभ बैच में। और चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी में आज पढ़नी है ना, स्टैटिस्टिक्स जिसे कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि डेटा या आंकड़े क्या होते हैं। तो ये समझाइए डेटा या आंकड़े क्या है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी सूचनाएं मिलती है कि आपके 10 नंबर आए, या आप मैच खेल रहे थे रोज आपने काउंट किया कि एक दिन आप 5 रन मार रहे हो, एक दिन आप 10 रन मार रहे हो, एक दिन आप 20 रन मार रहे हो। या आपने आज सोचा कि आज मैं देखूंगा कि भारत की जीडीपी कितनी है, ठीक है, और आपने बोला कि आज भारत की जीडीपी मान लो 300 रुपये है, कल भारत की जीडीपी 350 होगी, अगले दिन भारत की जीडीपी होगी वो कितनी होगी 370 रुपये होगी। हालांकि जीडीपी होता है वो कैसे मापा जाता है, वो क्वार्टरली या वो आधे साल के हिसाब से मापा जाता है। फिर मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया आपके सामने। तो क्या होता है डाटा क्या है? डाटा होती है सूचना। डाटा क्या होती है? ये सूचना हो सकती है, ये कोई फैक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये कोई तथ्य हो सकता है। कि डाटा का मतलब क्या है कि सूचना आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई तथ्य या कोई फैक्ट है आपके पास में, या आपके पास कोई क्या संख्या, क्या कोई संख्या, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास, और इन तीन चीजों को आपने क्या किया, इकट्ठा किया। क्या किया? इकट्ठा किया, ठीक है। और क्यों इकट्ठा किया आपने? आपने इन्हें इसलिए इकट्ठा किया ताकि आप क्या कोई चीज पता लगा सको। आपको कोई विशेष काम था, आपको पता लगाना था कि भारत में कितने लोग गरीब है। तो आप क्या गए, आप घर घर गए और घर घर जाकर आपने क्या पूछा कि आप कितने रुपए कमाते हो। तो आपने एक संख्या पूछी ना कि आप कितने रुपए कमाते हो, तो वो बताएंगे कि मैं इतने इतने रुपए कमाता हूँ। उसके आप बोलोगे कि जो इतने रुपए से कम कमाएगा, मान लो 35 रुपए मान लिया आपने, जो 35 रुपए से कम कमाएगा मैं उसे गरीब मानूंगा। फिर आप देख लोगे, जब आप सब जगह घूम लोगे, सब घर जाया होगे, फिर आप क्या एक लिस्ट बनाओगे। लिस्ट में आप क्या बोलोगे कि यार इतने बंदों ने ना 35 रुपए से क्या है कम कमाए है, क्योंकि कम कमाए है इसलिए वो क्या गरीब। तो डाटा क्या होती है? सूचना होती है, तथ्य होती है, संख्या होती है, जिन्हें आप इकट्ठा करते हो। क्यों इकट्ठा करते हो? क्योंकि आपको आपका क्या होता है, एक विशेष उद्देश्य होता है, स्पेशल काम होता है आपका, एक काम के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, ठीक है, विशेष उद्देश्य के लिए। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि डाटा क्या है। डाटा सूचना है, तथ्य या संख्या है, जिन्हें आपने इकट्ठा किया। क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि आपको कोई विशेष काम है, कोई स्पेशल काम है, आप उसका यूज करोगे, आप कुछ पता लगाना चाहते हो, ठीक है। तो डाटा समझ आ गया। अब समझते हैं कि डाटा के प्रकार कितने हैं। देखो डाटा के प्रकार एक तो है कि वो फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, इसके आधार पर बांटते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक, और एक होता है द्वितीयक डाटा यानी आंकड़े हिंदी में द्वितीयक। प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी डाटा का मतलब वो है जो डाटा आप खुद जाकर या आपने किसी बंदे को भेजकर आपने इकट्ठा किया। मान लो आप घर घर जाकर पूछ रहे हो कोई चीज, किसी चीज के बारे में पता लगा रहे हो, तो ये क्या प्राथमिक सूचना है, खुद से आपने पता लगाया है। सेकेंडरी क्या होती है, द्वितीयक क्या होती है, जो आपने खुद से पता नहीं लगाई, आपने क्या किया, नेट से देखा या कोई किताब में कोई चीज लिखी थी और आपने वो सेम की सेम क्या वो यूज कर ली, तो वो द्वितीयक होती है। तो प्राथमिक डाटा वो होता है जो आप खुद या किसी अपने बंदे को भेजकर इकट्ठा करते हो, किसी अपने व्यक्ति को भेजकर इकट्ठा करते हो। अपने व्यक्ति यानी रुपए देकर भी भेज सकते हो, अपने व्यक्ति को भेजकर इकट्ठा करते हो, ठीक है। लेकिन द्वितीयक डाटा क्या होता है? जो आपने नेट से उठा लिया, ठीक है, जो आपने खुद से इकट्ठा नहीं किया, जो आपने नेट से उठाया या किसी व्यक्ति की किताब थी उसमें से देख लिया, यानी ऐसा डाटा जो आपने खुद नहीं किया इकट्ठा, ठीक है, ना आपने अपने किसी व्यक्ति से कराया, कोई और ही बंदा था और उसका डाटा आपने यूज किया, तो वो क्या होता है? द्वितीयक डाटा होता है, ठीक। अब डाटा देखो, डाटा जो अपने असल में पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, संख्या के ऊपर होगा। आप जब देखोगे ना चैप्टर को तो उसमें संख्या का यूज होगा, ना कि कोई फैक्ट होगी, ना ही कोई सूचना होगी, ना ही कोई इंफॉर्मेशन होगी। समझ आया? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है?
कि भारत, मान लो भारत के ऊपर पाकिस्तान वाले क्या वो आतंकवादी हमला करने वाले, तो सूचना है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने नहीं पढ़ने वाले, अपने कैसे क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर में जिसमें संख्या होगी। तो इस बेस पर भी ना डाटा दो प्रकार का होता है, एक होता है मात्रात्मक डाटा, ठीक है, एक होता है गुणात्मक डाटा, एक होता है गुणात्मक डाटा। मात्रात्मक यानी जिसमें संख्या होगी, ऐसा डाटा जो संख्या के रूप में हो उसे क्या होता है, संख्यात्मक डाटा होता है। ऐसा डाटा जो गुण बताए, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास में एक लड़का है, वो गोरे रंग का है, उसकी आंखें है वो तिरछी है, उसका नाक पतला है, तो ये भी सूचना, लेकिन ये कैसी सूचना है, ये कैसा डाटा, ये डाटा अपने को गुण बता रहा है, कोई मात्रा या संख्या नंबर नहीं बता रहा, इसलिए इसे कहते हैं गुणात्मक। तो ये क्या गुण बताता है, संख्या नहीं बताता। अपने को कैसा डाटा पढ़ना है, जो संख्या बताएगा। ये बात समझ आ गई होगी आपको, तो आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए। इसके बाद में देखो संख्यायिकी क्या होता है वो देखते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन करिए। आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। एक और चीज रह जाती है ना, जो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि देखना दो प्रकार के डाटा आपके सामने आने वाले हैं। एक होगा जो होगा अवर्गीकृत, जो होगा अवर्गीकृत, और एक डाटा आपके सामने आने वाला है जो होगा वर्गीकृत। क्या होगा, वर्गीकृत। ये अवर्गीकृत या वर्गीकृत डाटा क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अवर्गीकृत का मतलब क्या है कि आपने इकट्ठा किया डाटा को, ठीक है, और उससे बांटा नहीं, यानी ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने जचाया नहीं डाटा को। मैंने बोला एक लड़का है, या मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, स्कोर किया, कईयों के 2 नंबर आए, कईयों के 3, कईयों के 4, कईयों के 5, कईयों के 6, कईयों के 7, कईयों के 8, ऐसे करके नंबर आए हुए हैं। आपने ऐसा का ऐसे लिख दिया, तो ये होता है अवर्गीकृत डाटा। वर्गीकृत क्या, वर्गीकृत का मतलब ये है कि आपने बोला कि 10 से ऊपर 4 बच्चों के नंबर आया, 20 से ऊपर 5 बच्चों के नंबर आया, 30 से ऊपर 10 बच्चों के नंबर आया, तो आपने क्या बोला, ऐसे बोला। इसका मतलब क्या है, वो डाटा वर्गीकृत कर दिया, आपने बांट दिया। तो वर्गीकृत डाटा जिसे आपने क्या है, ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित कर रखा है, जचा रखा है, उसे कहते हैं वर्गीकृत डाटा। और ऐसा डाटा, ऐसे आंकड़े जिसे आपने नहीं जचा रखा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवर्गीकृत डाटा कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ज्यादातर हम डील करेंगे ना तो कैसा डाटा होगा, वो वर्गीकृत डाटा होगा। कौन सा डाटा होगा, वर्गीकृत, जब अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे 10th में, है ना। तो ये बात आपको, यानी वो ऑर्गेनाइज होगा, नहीं तो वो टेबल के फॉर्म में आपको दिया जाएगा, है ना, टेबल में सजा कर बढ़िया तरीके से फिर आप उसे सॉल्व कर रहे होगे। अवर्गीकृत में क्या, सिंपल ही डाटा दे दिया और उससे कोई टेबल टूबल में नहीं जचाया हुआ और आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो ये बात होती है, ठीक है। तो डाटा की ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या है, सूचना, तथ्य, संख्या है जो इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि कोई स्पेशल काम है, स्पेशल काम कुछ भी हो सकता है ना। डाटा की अगर प्रकार करें, अगर वो फर्स्ट हैंड है यानी खुद इकट्ठा किए तो प्राथमिक डाटा है, या अपने किसी बंदे को बेचकर इकट्ठा किए। अगर आपने किसी और के देखकर डाटा को लिया है, खुद से कुछ नहीं किया, तो वो होता है द्वितीयक डाटा, ठीक है। अगर डाटा में संख्या है तो उसे कहते हैं मात्रात्मक डाटा। अगर डाटा में संख्या नहीं है, किसके बारे में बताया गया, तो वो होता है गुणात्मक डाटा। अपने को यहाँ पे मात्रात्मक डाटा देखना है। फिर अपने देखते हैं कि एक होगा वर्गीकृत डाटा और एक होगा अवर्गीकृत डाटा। वर्गीकृत डाटा यानी से जचा रखा है आपने अच्छी तरीके से, टेबल बना रखी, कोई सारणी बना रखी, कोई ग्राफ बना रखा है, तो ये होता है वर्गीकृत। और अवर्गीकृत डाटा यानी ना आपने कोई टेबल बनाई सिंपल कि सुरेश के 10 नंबर, इसके 50 नंबर, इसके 40 नंबर, ऐसे लिख दिया, टेबल टूबल कुछ नहीं बनाई, तो इसे कहते हैं अवर्गीकृत डाटा। तो ये बात है। तो डाटा आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब क्या है, अब अपने देखते हैं कि संख्यायिकी क्या है। देखो संख्यायिकी क्या है कि इसमें क्या है, आंकड़ों को, आंकड़ों यानी डाटा को क्या किया जाता है, आंकड़ों या डाटा को सबसे पहले क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इकट्ठा। सबसे पहले क्या करना है, डाटा को गैदर करना, आपको इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। डाटा को कलेक्ट करना, उसके बाद में क्या करोगे आप, उसे व्यवस्थित करोगे। क्या करोगे, व्यवस्थित करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसे संगठित करना है। क्या करना है, व्यवस्थित या संगठित, व्यवस्थित या
उसका संगठन करना है, उसे जचा देना अच्छी तरीके से, ठीक है, संगठन, ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में क्या करोगे, जो डाटा आपने इकट्ठा किया उसे आप ग्राफ, या आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक आयत होती थी, एक बार ग्राफ होते थे, हिस्टोग्राम होते थे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना। तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे, या आपने पाई चार्ट पढ़ा होगा कि ये गोला सा होता है ना, तो ये पाई चार्ट और आपने पढ़ा हुआ है। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन करो, ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या टेबल बना दोगे सही से, उसके बाद में प्रेजेंट करोगे, क्या करोगे, डाटे को प्रेजेंटेशन, क्या करोगे, डाटे की प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन करोगे डाटा की। प्रेजेंटेशन का मतलब जो आपने डाटा इकट्ठा किया आप उसे क्या पाई चार्ट के रूप में या बार ग्राफ के रूप में या जो भी आपने आयत वाले बार देखे थे उनके रूप में आप क्या करोगे, व्यवस्थित कर दोगे, ठीक है, वैसा कोई चित्र बना दोगे रंग रूंग लगा के बढ़िया तरीके से। उसके ऊपर क्या करोगे आप, उसके ऊपर आप विश्लेषण करोगे, क्या करोगे, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। अभी एनालिसिस क्या, यानी जो भी डाटा आपने इकट्ठा किया, आपने पढ़ा ना मीन, मोड, मीडियन, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, माध्य, माध्यक और बहुलक, इनके कुछ फॉर्मूले हैं। जो भी डाटा आपने इकट्ठा किया ना, जो भी नंबर आपने इकट्ठा किया उसके ऊपर क्या आप ये फॉर्मूले लगाओगे, किसके फॉर्मूले लगाओगे, मीन के, मोड के और मीडियन, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई लास्ट में चीज मिलेगी, आंसर मिलेगा, उस आंसर का यूज करके आप क्या है, व्याख्या करोगे, क्या बताओगे, व्याख्या, क्या करोगे, व्याख्या या निष्कर्ष निकालोगे, क्या बताओगे, व्याख्या या निष्कर्ष निकालोगे, कंक्लूजन जिसे कहते हैं। यानी आप बताओगे कि आपको एक आंसर मिलेगा, उस आंसर के आधार पर आप बताओगे कि ये डाटा बता क्या रहा है, ठीक है, इस डाटा से क्या हमें पता लगता है, वो चीज। जब आप क्या करो, डाटा को इकट्ठा करो, फिर उसे जचा दो। अब जरूरी नहीं हर एक बार क्वेश्चन में आपको जचाना पड़े, कई बार आपको क्या जचा जचाया डाटा में मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कोई ऐसा तो है नहीं मैथमेटिशियन बनना है और घर घर जाके डाटा इकट्ठा करना, आपको ये काम नहीं करना। आपको क्या किताबों में जचा जचाया डाटा मिलेगा, सिर्फ आपको विश्लेषण करना है, आंसर निकालना है, यानी मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यक, बहुलक ही निकालना है आपको, ज्यादा काम आपको करना ही नहीं है। तो डाटा को इकट्ठा करना, फिर उसे जचाना, फिर उसे सुंदर रंगों से चार्ट या पाई चार्ट या ठीक ग्राफ बना कर क्या है आप प्रेजेंट करोगे, दिखाओगे। उसके बाद में आप उसके ऊपर फॉर्मूले लगाओगे और फिर आपको क्या लास्ट में जो आंसर मिलेगा उसके आधार पर आप क्या बताओगे कि ये इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या पता लगता है। तो ये 5 चीजें जब होती है ना, उसी को संख्यायिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यायिकी, यानी संख्या के साथ खेल रहे हो, संख्या के साथ क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, संख्यायिकी है, ये समझ आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखना, जो ये होता है संख्यायिकी, ये 2 टाइप की आपको मिलेगी। कितने टाइप की मिलेगी, 2 टाइप की। एक तो होता है वर्णनात्मक, क्या होता है, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक, और एक होता है अनुमानित संख्यायिकी, एक होता है अनुमानित संख्यायिकी। इसका मतलब क्या है, देखो आप जो इस चैप्टर में पढ़ोगे वर्णनात्मक, वर्णनात्मक संख्यायिकी है। इसका मतलब क्या है, अनुमान शब्द जानते हो, तुक्का, अनुमान का मतलब क्या होता है, तुक्का। वर्णनात्मक क्या है, मैंने बोला एक बंदा खेल रहा है, एक बंदा ए है, उसने मैच खेले, कितने मैच खेले, 5 मैच खेले, ठीक है। तो मैंने बोला उसने पहले में 0 रन मारे, दूसरे में 1 रन मारा, तीसरे में 4 रन मारे, एक में 100 रन मारे और एक में 50 रन मारे, ऐसा हुआ। तो देखो ये आपको 5 डाटा दिए है, और अगर आप इन 5 डाटा को क्या करो, इसके ऊपर माध्य, माध्यक और बहुलक के क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या होगा, ये वर्णनात्मक डाटा होगा। इससे आपको एक आंसर मिलेगा ना, एक छोटा सा आंसर मिलेगा आपको। जब आप इसके ऊपर फॉर्मूले लगाओगे तो आपको एक छोटा आंसर मिलेगा। एक छोटा आंसर ही क्या वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक यानी जो भी एक बड़ा सा डाटा दिया गया है आपको, उसे छोटा करके बताना, उसे छोटा करके बताना। जैसे मैंने बोला कि एक बंदे ने 0 रन मारा, 1 मारा, फिर 4 मारा, फिर 100 मारा, फिर 50 मारा, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक मैच में कितने रन मार देता है। तो ऐसे थोड़ी बोलेगा, एक मैच में 0, 1, ठीक है, फिर 5 रन भी मारेगा, फिर 50 मारेगा, फिर 100 मारेगा, ऐसे नहीं बोलेगा ना। वो क्या बोलेगा, वो जोड़ कर देगा सबका, 0, 1,
4, 50 और 100 का कितना आ जाएगा? आप बोलोगे कितने 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा? 1 और 4 5, 5 और 50 55, 55 और 100 155। तो जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो वो क्या बोलेगा? मैंने हर एक मैच में लगभग 31 रन मारे हैं। तो क्या हुआ इसमें? देखो 5 चीजें थी, 5 चीजों को मैंने एक ही चीज में बता दिया। एक में बोलता है कि मैंने एक मैच में 0 मारा है, एक में 1 मारा है, एक में 3, एक में 4 मारा है, एक में 100 मारा और एक में 50 रन मारे हैं। उसने क्या बोला सीधे कि मैंने हर एक मैच में लगभग कितने मारे हैं? 31 मारे हैं। तो इसने डाटा को क्या किया? जो डाटा मैंने दिया था उसे छोटा करके बता दिया। तो ये क्या होता है? वर्णनात्मक संख्या की होती है कि जो डाटा आपको दिया गया उसे सारांश में बताना, छोटा करके बताना। अनुमानित क्या होता है? अनुमान यानी तुक्का। कि मान लो मुझे पता लगाना है कि भारत के क्या लोग बीड़ी पीते हैं या नहीं पीते, ठीक है? कितने लोग बीड़ी पीते हैं, ठीक है? मान लो भारत में 5000 लोग, कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5000। मैं क्या करूंगा? मैं 50 लोगों को चुन लूंगा। कितने लोगों को चुन लूंगा? 50 लोगों को चुन लूंगा। और इन 50 लोगों से मैं पूछूंगा, क्या पूछूंगा? इन 50 लोगों से मैं पूछूंगा कि तुम सिगरेट पीते हो या नहीं? तो ये बोलेंगे 25, मान लो इसमें से 30 बच्चों ने बोला कि हम सिगरेट नहीं पीते और 20 बच्चों ने बोला हम सिगरेट पीते हैं। तो मैं क्या मानूंगा? मैं क्या मानूंगा कि भारत देखो मैंने 50 लोगों से पूछा और 50 में से 20 सिगरेट पीते हैं, और मैं क्या इस 20 से मैं क्या मानूंगा? क्योंकि मैंने सबसे नहीं पूछा, मैंने जिससे 50 से पूछा, तो मैं क्या मानूंगा कि भारत के ना लगभग 2000 बंदे क्या पीते हैं? सिगरेट। यानी जब आप एक छोटी चीजों से एक क्वेश्चन पूछो और आप क्या उसे पूरे बड़े लेवल पर लगा दो कि यार 20, अगर 50 में से 20 सिगरेट पी रहे हैं तो 5000 में से 2000 तो सिगरेट पी रहे होंगे ना। तो आपने क्या किया? तुक्का मारा। तो ऐसी संख्या है कहते हैं अनुमानित संख्या की। तो ये आपको पता होना चाहिए। चाहिए होती है उसके बारे में अपने को जानना पड़ेगा ताकि अपने समझ सके। एक आपके सामने क्या परिभाषा आने वाली है? एक आपके सामने आने वाली है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? पता होना चाहिए ना। इसे कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति। तो देखना, केंद्रीय यानी बीच, केंद्र यानी बीच में, प्रवृत्ति यानी रहना, नेचर, यानी कोई बीच में रहना चाहता है। मान लो आज कोई, आप जानते हो ना, एक बंदा है, ठीक है? फर्स्ट आया वो, एक सेकंड आया और एक थर्ड आया। तो आपने देखा होगा जो फर्स्ट बंदा होता है वो बीच में आता है, यानी केंद्र में आता है, ठीक है? सेकंड वाला इस साइड आता है और थर्ड वाला इस साइड आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ना आपके लिए फर्स्ट है, आपके लिए अच्छा बंदा है, जिसने अच्छा काम किया, आप उसे बीच में रखोगे और दूसरों को साइडों में। अब देखो फर्स्ट, मान लो आज मैं बोलूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है? वो खेलता बहुत अच्छा है, तो मेरे सर, जो मेरे पीटीआई वाले सर है, वो क्या बोलेंगे कि वो बोलेंगे कि ये लड़का सबसे अच्छा है, ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है? तो मेरे साइंस वाले टीचर क्या बोलेंगे कि ये लड़का अच्छा है। इसका मतलब जो अच्छा शब्द है ना वो हर एक टीचर के अनुसार अलग अलग है। तो वैसे ही केंद्र में कौन रहेगा, बीच में कौन रहेगा, ये निर्भर करता है कि आप यूज़ किसका कर रहे हो। 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है बीच में रखने के लिए। एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक और एक होता है बहुलक। एक होता है बहुलक। माध्य क्या बोलता है? माध्य बोलता है कि मैं क्या करूंगा, जितने भी नंबर मुझे दिया गया है मैं उसका क्या निकाल लूंगा? औसत निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? औसत। क्या निकाल लूंगा? औसत। औसत मैंने जैसे कि आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया कि एक बंदे ने क्या मारे थे? 0 रन मारे थे। 5 मैच खेले थे। कितने मैच खेले थे? 5। उसने एक मैच में 0 मारे, एक में उसने 4 मारे, एक में उसने क्या किया था? 1 रन मारा था, एक में उसने कितने मारे थे? 100, और एक में उसने कितने मारे थे? 50 रन। तो क्या हुआ था? मैंने इसका औसत निकाला और औसत क्या है? 31 आया। यानी उसने हर एक मैच में लगभग कितने मारे? 31 रन मारे। तो माध्य क्या बोलता है? माध्य वो ये बोलता है कि
जो बीच में आएगा ना वो कौन आएगा, वो आएगा औसत। वो कौन आएगा, औसत। माध्यक क्या बोलता है, माध्यक बोलता है कि बीच में कौन आएगा, कि मान लो आज मैंने बोला कि मैंने एक मैच में 0 मारे, एक में 4, एक में 1, एक में 100 और एक में 50, तो मैं क्या करूँगा, इसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में जचा दूंगा। देखो अगर छोटे से बड़े में जचाते हो, अगर छोटे से बड़े में जचाते हो तो इसे कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं, आरोही। छोटा है ना, देखो पहले छोटा शब्द है, एक होता है अवरोही, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, देखो ये छोटा था, तो जब अपने आंकड़ों को छोटे से बड़े में जचाते हैं, छोटे से बड़े में, तो इसे कहते हैं आरोही क्रम। और जब अपने आंकड़ों को बड़े से छोटे में जचाते हैं, बड़े से छोटे में, तो इसे कहते हैं अवरोही क्रम। तो जब देखना, जब आप माध्यक निकालोगे ना तो आपको क्या करना है, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में जचाना पड़ेगा पहले। जैसे इसे जचाते हैं, अगर मैं इसे जचाऊं तो पहले सबसे छोटे से जचाना स्टार्ट करते हैं, 0, फिर 1, फिर 4, फिर 50 और फिर 100 आएगा, है ना। तो आपने क्या किया, छोटे से बड़े में जचाया, यानी आरोही क्रम में जचाया। और जब आपने आरोही क्रम में जचाया तो आप देख रहे हो कि बीच में कौन आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, बीच में आ रहा है 4। तो आप क्या बोलोगे, माध्यक क्या होता है, जो बीच में आता है। जब अपने छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में जचाए तो जो बीच में आएगा वही क्या होता है, माध्यक। ठीक है। बहुलक क्या होता है, बहुलक, बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं बहुलक क्या है। मान लो आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, 5 टेस्ट दिया आपने टोटल ऐसे करके। एक टेस्ट में आपके 0 नंबर आए, दूसरे में आपके 4 नंबर आए, तीसरे में भी आपके 4 आए, फिर आपके 5 नंबर आए, और फिर आपके कितने आए, 6 नंबर आए। तो मैं बोल रहा हूँ बहुलक क्या है, तो बहुलक का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आए, बहुत बहुत, है ना, जो बहुत बार आए। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे 4 आ रहा है, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। और कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, बहुलक क्या 2 है। तो मैं बोलूँगा कि 4 है ना, वो इसकी क्या केंद्रीय प्रवृत्ति है। बहुलक के अनुसार इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, 4 है। और माध्यक के अनुसार इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, तो आप बोलोगे माध्यक के अनुसार तो मुझे छोटे से बड़े में जचाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 0, 4, 4, 5, 6, तो बीच में कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे 4 आ रहा है। तो माध्यक भी क्या बोल रहा है कि केंद्र में कौन रहने वाला है, 4 रहने वाला है। माध्य क्या होता है, माध्य बोलता है कि इन सबका जोड़ करो और जितने भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, उसे 5 से डिवाइड कर दो। जितने भी नंबर है ना, संख्या है, उसे डिवाइड कर दोगे तो आपको माध्य मिल जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, बीच में कौन रहेगा। और बीच में कौन रहेगा इसका पता अपने कैसे लगाते हैं, नहीं तो माध्य से लगाते हैं, नहीं तो अपने माध्यक से निकालते हैं, नहीं तो अपने बहुलक से निकालते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, एक अच्छा बच्चा कौन है, तो एक साइंस टीचर के अनुसार अच्छा बच्चा अलग हो सकता है, एक पीटीआई टीचर के अनुसार अच्छा बच्चा अलग हो सकता है, और आपकी फैमिली के अनुसार भी अच्छा बच्चा अलग हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, यानी बीच में कौन रहेगा, और इसे मापते माध्य या माध्यक या बहुलक से है। माध्य क्या होता है, औसत होता है। माध्य क्या होता है, जब आप छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में जचाओ और उसके बाद में बताओ कि बीच में कौन है, तो इसे माध्य कहते हैं। और फिर आता है बहुलक। बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार क्या होता है, रिपीट करता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, आप खुद से भी लिखोगे इसकी डेफिनेशन बहुलक और की। ठीक है, तो पहली परिभाषा है सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मैंने ये बता दिया आपको। इसके बाद में आपके सामने बहुत सारे और वर्ड भी आते हैं, उन्हें भी समझते हैं कि क्या है वो, है ना। तो अब समझो कि आपके सामने क्या वर्ड आने वाला है। आपके सामने एक वर्ड आएगा बारंबारता। क्या आएगा, बारंबारता, जिसे अपने क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं अपने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो रहा है कि एक चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, एक चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, यानी रिपीट कितनी, कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, कितनी बार आ रही है, कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, उसी को क्या कहते हैं अपने, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लो 10 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, उसमें से अंक आए, उन्होंने पेपर दिया, टेस्ट दिया और उनके नंबर बताए गए। एक बच्चे के 5 नंबर आए, एक के 10 आए, एक के 10 आए, एक के 5 आए, एक के 4 आए, एक के 3 आए, एक के 6 आए, एक के 9 आए, एक के 8 आए, तो 3, 3, 6 और 9, और एक के 7 आए। तो मैं बोलूँगा
5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 5 कितनी बार आई है, 5 नंबर कितनी बार आई है, 1 2, तो बोलोगे 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, 10 नंबर कितनी बार आया है, आप बोलोगे 10 1 2, यानी 10 2 बार आया है। मैं बोलूंगा कि 4 नंबर कितनी बार आया है, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 4 की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 4 तो एक बार ही आया है सर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 3 कितनी बार आया बच्चों, आप बोलोगे 3 एक बार आया, तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आपके सामने वर्ड आएगा परास। क्या आएगा, परास। परास परास क्या होता है, समझते हैं इसे। परास यानी रेंज। क्या होता है, परास का मतलब होता है रेंज। अब ये रेंज या परास क्या होती है, इसे समझना पड़ेगा, है ना हमें। तो देखो, परास का मतलब क्या है, एक होगी आपकी मैक्सिमम, कि मैं आपको मान लो मैंने संख्या इकट्ठी करी, तो एक होगी सबसे बड़ी वाली और एक होगी सबसे छोटे वाली। जैसे मैंने बोला था टेस्ट लिया, ठीक है, आपने 5 टेस्ट दिए, आपने कितने टेस्ट दिए, 5। एक में आपके 0 नंबर आए, एक में आपके 4 नंबर आए, एक में यानी 10 नंबर का टेस्ट है, 10 अंकों का, 10 अंक का टेस्ट है। एक बार आपके 6 आए, एक बार आपके 8 आए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बताना मुझे कि परास किसकी, इस जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है, मैंने डाटा यानी नंबर, ये जो मैंने नंबर इकट्ठा किया, इसकी परास कितनी है, बता सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर परास तो आपने अभी बताया कि सबसे बड़ी वाली, यहाँ पे कितना सबसे बड़ा 8, और सबसे छोटे वाली जो कितना है 0, इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में अंतर कितना है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे को घटा दोगे, आपको पता लग जाएगा कि 8 नंबर आए हैं। जैसे मान लो एक आपकी क्लास में बच्चा था, उसके 100 में से 20 नंबर आए, और एक बच्चा था जिसके 100 में से 90 आए। तो मैं बोलूँ इसकी परास कितनी है, तो आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा 90 आए हैं और सबसे कम 20 आए हैं, तो मैं 90 में से 20 को क्या कर दूंगा, माइनस, तो इसकी परास कितनी आएगी, 70 आएगी। तो परास क्या होती है, ठीक है, परास का मतलब होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी सबसे बड़ी जो होती है ना, उसमें से आप सबसे छोटी चीज को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, परास मिल जाएगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है देखना, उसके बाद में आता है देखना, एक आता है, मैंने आपको क्या बोला, कई बार आपको अनऑर्गेनाइज डाटा दे देता है, यानी जचाकर डाटा नहीं देता, ठीक है। उस डाटा को जचाकर आप क्या करते हो, आप टेबल बना लेते हो, वो क्या होता है, वर्गीकृत डाटा होता था। कभी कभी वर्गीकृत डाटा में भी क्या किया जाता है, छोटे छोटे समूह बना लिए जाते हैं, क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लिया जाता है, जो भी आपको दिया हुआ डाटा होता है। तो आंकड़ों का क्या बना लेना, आंकड़ों के छोटे छोटे समूह हैं, छोटे छोटे समूह बना लेना ही क्या कहलाता है, समूह ही वर्ग कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। मान लो एक टेस्ट हुआ, उसमें क्या 0 से 50 तक नंबर आए बच्चों के, तो आपने क्या किया, उस एक तो आप लिखोगे कि 0 से 50 तक नंबर आए, तो आप बोल रहे हो कईयों के 0 नंबर आए, कईयों के 1 नंबर आए, कईयों के 2 नंबर आए, कईयों के 3, ऐसे करते करते 50 नंबर आए। तो आपने क्या किया, इस डाटा को बांट लेना है। क्या करोगे आप, जो ये 0 से 50 तक है, आप इसे ऐसे बांटोगे, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, और 40 से 50 तक। तो आपने क्या किया, जो 50 अंकों का डाटा था, 50 संख्याएं थी, आपने उसे क्या किया, सिर्फ 5 चीज़ों में बांट लिया। कितने चीज़ों में बांट लिया, 5 चीज़ों में। ये आपने ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप है जो 0 से 10 तक है, एक ग्रुप है जो 10 से 20 तक है, एक ग्रुप है जो 20 से 30, और एक है 30 से 40, और एक है 40 से 50। तो जब आप आंकड़ों को क्या करो, ग्रुप में बांट लो, तो उसी के कहते हैं वर्ग कहते हैं। और वर्ग को लिखने का जो ये तरीका है ना, कि 0 से 10, 10 से 20, इसे कहते हैं अपने वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं बच्चों, इसे अपने वर्ग अंतराल कहते हैं। जो ये वर्ग अंतराल आपको दिख रहा है, अगर इसे मैं थोड़ा बड़ा करके लिखूं तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा नंबर है और यहाँ पे एक बड़ा नंबर है। जो छोटा नंबर होता है उसे अपने कहते हैं लोअर लिमिट, या निचली सीमा, ठीक है। और जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है उसे कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए।
एक वर्ग अंतराल जो होता है उसकी क्या होती है, उसकी माप होती है, उसकी चौड़ाई होती है। एक वर्ग अंतराल के माप का मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल के माप का मतलब है कि इसके अंदर कितने अंक आ रहे हैं। तो आप बोलोगे 0 से 10 तक आ रही है, यानी आपने क्या बोला कि इसके अंदर 10 अंक आ रही है ना। 0 वाला भी आ रहा है, 1 वाला भी आ रहा है, 2 वाला भी आ रहा है, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5, 6, 7, 8, 9। क्या इसमें 10 वाला आ रहा है? तो अब भी आपको समझ आएगा कि इसमें 10 वाला नहीं आ रहा, यानी इसमें कितने अंक आ रहे हैं, इसमें 10 अंक आ रहे हैं 0 से 9 तक की। तो आपने कैसे पता लगाया कि इसकी माप, इस वर्ग अंतराल की माप कितनी है? आपने 10 में से यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट 0 को माइनस किया और आपको क्या मिल गई, इस वर्ग अंतराल की माप मिल गई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यह आपको क्या बताता है, वर्ग अंतराल की माप बताता है, यह आपको चौड़ाई बताता है उसकी। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए। अब मैंने बोला 10 है, वो अपर लिमिट होती है, वो काउंट नहीं होती। क्यों? अभी देखना, एक बच्चे के 0 से 10 आए है ना, तो 0 से 10 तक के नंबर आपने काउंट किए, आपने 10 से 20 तक के नंबर काउंट किए। तो 10 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमेशा लोअर लिमिट को काउंट किया जाता है, अपर को नहीं किया जाता। यानी 10 वाला जो नंबर वाला बच्चा होगा ना, वो इसके अंदर नहीं आएगा। वो किसके अंदर आएगा बच्चों? वो इसके अंदर आएगा। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। 20 वाला जो है बच्चा, वो इसमें नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे, इस वाले में आएंगे। 30 वाला जो बच्चा होगा वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। और 40 वाला सेम बच्चा होगा वो इसमें नहीं, वो इसमें आएगा। तो हमेशा अपर लिमिट को हम काउंट करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ग अंतराल क्या होता है वो मैंने बता दिया। वर्ग क्या है कि आंकड़े थे, उन्हें छोटे छोटे ग्रुप बना दो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग को लिखने के तरीके को वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल की माप क्या होती है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दोगे तो वर्ग अंतराल की माप आपको पता लग जाती है। मैंने आपको एक बात और बताई कि अपर लिमिट को आपको काउंट नहीं करना है ना, लोअर लिमिट को काउंट करना होता है, ठीक है। एक आपके सामने आएगा वर्ग चिन्ह। क्या शब्द आएगा? वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है ना, ये बच्चों याद रखना, इसे एक्स आई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एक्स आई। इसका मतलब क्या है कि मैं बोलूँ 0 से 10 तक नंबर आया है, इसका मतलब जो भी नंबर आए हैं ना वो कितने हैं, 5 के आसपास है ना। मैंने बोला कई बच्चे हैं उनके 10 और 20 के बीच में नंबर आए, यानी मैं बोल सकता हूँ ना 15 के आसपास आए हैं। कई बच्चे हैं जिनके नंबर 20 से 30 के बीच में आए, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 25 के आसपास आए हैं। कई बच्चों के नंबर 30 से 40 के बीच में आए हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बच्चों के नंबर 35 के आसपास आए हैं। तो ये बात आपने कैसे बताई? ये बात आपने कैसे बताई? बीच वाला बिंदु बताकर। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है कि कोई भी आपके पास वर्ग अंतराल है, उसका बीच का बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। और वर्ग चिन्ह को पता लगाने का तरीका क्या है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का आप क्या कर दोगे? जोड़ कर दोगे और किससे भाग दे दोगे? 2 से भाग दे दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। जैसे मुझे मान लो मुझे इसका वर्ग चिन्ह पता लगाना है, तो कैसे पता लगाऊंगा? लोअर लिमिट कितनी है? 40, अपर लिमिट कितनी है? 50। दोनों को जोड़ दोगे और 2 से भाग दो, कितना आएगा? 90/2। और ये कितना होता है बच्चों? 45। यानी इसका वर्ग चिन्ह कितना है बच्चों? 45 है। तो ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं जब अपने माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही था। जय हिंद।